हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 चैप्टर 2 टिश्यू। वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक में हमने क्या क्या देखा था? पादप उत्तक में हमने देखा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप उत्तक में हमने ये देखा था कि ये दो प्रकार के मेनली होते हैं। एक होता है विभाज्य उत्तक, जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है हमारा स्थायी उत्तक, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो विभाज्य उत्तक में हमने वर्गीकरण के आधार पर पढ़े थे और उसकी अवधि के आधार पर पढ़ा था, स्थिति के आधार पर पढ़ा था कि कितने टाइप के होते हैं। और स्थायी उत्तक में हमने पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर, आज जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? एनिमल टिश्यू पे है, जंतु कोशिका पे है, जंतु उत्तक पे है, सॉरी। तो जंतु उत्तक के बारे में हम देखते हैं। तो जंतु उत्तक जो होता है वो कार्य के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क या वर्क बेस के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि कोई भी अगर जंतु है तो उसमें कौन कौन से 4 उत्तक बनेंगे, उसमें जो जो 4 उत्तक होंगे मिलेंगे वो कौन सा होगा? ये 4 होंगे। और इन चारों में सबसे पहला कौन सा है? एपिथेलियम उत्तक। सेकंड है हमारा संयोजी उत्तक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। थर्ड है हमारा पेशीय उत्तक, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। लास्ट है हमारा तंत्रिका उत्तक, जिसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं और नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। तो अब हम इनको बारी बारी से पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए हम सबसे पहला अपना देखते हैं व्हाट इज एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि एपिथेलियम उत्तक क्या होता है। तो एपिथेलियम उत्तक जो होता है वो क्या होता है? शरीर को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, यानी कि शरीर को जो रक्षा देता है वो क्या करता है? एपिथेलियम उत्तक होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू यानी कि एपिथेलियम उत्तक के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एपिथेलियम उत्तक साफ साफ पता चल रहा है कि एपिथेलियम मतलब सबसे बाहरी जो कवरिंग होगी वो होगी एपिथेलियम की। तो एपिथेलियम जो होगा वो उत्तक जो बना होगा, वो टिश्यू जो बना होगा एपिथेलियम टिश्यू, वो किसका बना हुआ होगा? वो क्या करेगा? शरीर को रक्षा प्रदान करेगा। मतलब सबसे बाहरी टिश्यू होगा और वो शरीर को रक्षा प्रदान करेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? एपिथेलियम टिश्यू इज द रक्षात्मक आवरण, यानी कि सिक्योरिटी लेयर होती है जो हमारे शरीर की, वो कौन सी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की होती है, एपिथेलियम उत्तक की होती है। तो एपिथेलियम उत्तक शरीर को ढकने का काम करेगा, रक्षा प्रदान करेगा, और कुछ त्वचा का बाहरी आवरण होगा और कुछ त्वचा का भीतरी स्तर भी होगा। जैसे कि फेफड़े ले सकते हैं, आहार नाल ले सकते हैं, इन सब का जो भीतरी स्तर होगा वो किसका बना हुआ होगा? एपिथेलियम टिश्यू का बना होगा। लेकिन त्वचा जो हमारी स्किन है उसका जो बाहरी आवरण, उसका जो एक्सटर्नल आवरण होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन फेफड़े, आहार नाल, ग्रसनी, ये सब जो है हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है, इनका जो रक्षात्मक आवरण होगा वो क्या होगा? इनका जो भीतरी स्तर होगा वो हमारा होगा एपिथेलियम टिश्यू का। और इसका मेन वर्क क्या होता है? रक्षा प्रदान करना शरीर को, और शरीर को ढकने में काम होता है। फिर इसका मेन वर्क जो है एपिथेलियम टिश्यू का, जो मेन वर्क है, तो एपिथेलियम टिश्यू का जो मेन वर्क है वो ये है कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? एक लेयर होते हैं, मतलब एक झिल्ली होती है, एक पारगम झिल्ली होती है, जिसको आपने अभी हमने पढ़ाया था जब आपको पारगम्यता पढ़ाई थी। तो हमने बताया था कि पारगम्यता जो होती है वो क्या होती है? एक झिल्ली के द्वारा होती है जो सॉलिड से सॉलिड मतलब जो तनु विलयन होता है उससे सांद्र विलयन में जाने के लिए जो एक स्तर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। तो वैसे ही जो एपिथेलियम स्तर होता है, एपिथेलियम टिश्यू जो होती है वो एक स्तर, एक झिल्ली की तरह होती है। और ये झिल्ली जो क्या करती है? ये झिल्ली जो होती है हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश जिन्हें करना है और जो भी पदार्थ जिन्हें जो टॉक्सिक एलिमेंट है जिनको बाहर जाना है शरीर के, उनका काम करती है। यानी कि ये एक परत है, मान लीजिए इससे जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं त्वचा से हमारा जो पसीना है, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है वो पसीने के द्वारा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये एक स्तर है, ये एक लेयर है जिसके द्वारा हमारा जो वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल रहा है। और जो अंदर जाने का काम है, मतलब जैसे कि जो एब्जॉर्ब करने की चीजें हैं, जैसे कि वायु, नमी, ये सब चीजें जो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी बॉडी, तो ये काम जो करती है वो कौन करती है? हमारी एपिथेलियम उत्तक करती है, एपिथेलियम लेयर करती है। यानी कि एपिथेलियम टिश्यू इज अ लेयर, एक ऐसी लेयर है जिसमें जो हमारे शरीर में जो पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, या कुछ टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो बाहर, और जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है यानी कि जो अवशोषित करने वाले जो मटेरियल है वो अंदर आ सकते हैं। यानी कि पदार्थों का निगमन
आवागमन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, आदान प्रदान जो होगा वो किसके द्वारा होगा, एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा होगा। और ये जो टिश्यू होंगे ये एक स्तर के बने हुए होंगे और इन स्तर में क्या होगा, जो भी शरीर के पदार्थ हैं वो क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे या बाहर निकलेंगे। फिर अब हमने लिखा है ये 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट हैं एपिथेलियम ऊतक के प्रकार, यानी कि एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में है ये। तो एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे नॉर्मली 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारा सरल शल्की एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। फिर दूसरा है स्तरित सल्की, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर तीसरा है हमारा स्तंभाकार यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम। फिर चौथा है हमारा पश्चमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फिर पांचवा है घनाकार एपिथेलियम यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और लास्ट हमारा 6 है ग्रंथिल एपिथेलियम यानी कि ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो अब हम बारी बारी से इन 6 एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या है ये हमने समझ लिया। एपिथेलियम टिश्यू जो है वो शरीर को रक्षात्मक आवरण होता है शरीर का, यानी कि शरीर को रक्षा प्रदान करने के लिए किसका काम होता है, एपिथेलियम टिश्यू का काम होता है। और ये शरीर को ढकने का काम करता है। त्वचा का बाहरी आवरण होता है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल स्किन है उसका जो बाहरी आवरण है वो क्या है, वो हमारा एपिथेलियम ऊतक है। और जो हमारे फेफड़े हैं और आहार नाल है, ये सब चीज़ें जो हैं, तो इनका जो आंतरिक भीतरी स्तर जो होगा, फेफड़े जो हैं, आहार नाल है, मुख है, इनका जो भीतरी स्तर है वो किसका बना होगा, वो एपिथेलियम ऊतक का बना हुआ होगा। इनका वर्क क्या बताया मैंने, इनका वर्क मैंने ये बताया कि ये एक लेयर होते हैं, ये एक स्तर होता है जिससे जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है वो बाहर जाएंगे और जितने भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल हैं, जितने भी अवशोषित करने वाले पदार्थ हैं वो क्या करेंगे, शरीर के अंदर जाएंगे। यानी कि शरीर में प्रवेश करने का और बाहर निकालने का काम किसका रहता है, एपिथेलियम ऊतक का रहता है। फिर अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ऊतक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ऊतक, द सिंपली 6 टाइप ऑफ एपिथेलियम। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वैमस, सेकेंड इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, third is columnar epithelium, fourth is ciliated columnar epithelium, fifth is cuboidal and last 6 is granular epithelium. So now let us start simple squamous epithelium. ये अब हम देखते हैं सरल सल्की एपिथेलियम यानी कि सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो कैसा होता है, फ्लैट यानी कि चपटा होता है और प्लेट लाइक या प्लेट नुमा, तस्तरी नुमा होता है। चपटा होगा या तस्तरी नुमा होगा। हेक्सागोनल सेल्स यानी कि षटकोणीय जो कोशिकाएं होंगे उनसे मिलकर बना हुआ होगा। कौन, हमारा जो सिंपल स्क्वामस टिश्यू होगा यानी कि सरल शल्की एपिथेलियम ऊतक जो होगा वो कैसा होगा, चपटा होगा, प्लेट लाइक होगा और हेक्सागोनल सेल्स यानी कि षटकोणीय जो कोशिकाएं होंगी उनसे मिलकर बना हुआ होगा। और ये क्या करेंगे, जो षटकोणीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। और ये कैसे लगेंगे, ये बिल्कुल जैसे फर्श पर टाइल्स लगी होती हैं उस तरह से ये देखने में लगते हैं, बिल्कुल जैसे फर्श पर टाइल्स लगी होती हैं उस तरह से ये देखने में लगते हैं। और ये जो आहार नली और मुंह होता है उसके स्तर का काम करते हैं। मतलब आहार नली और मुंह का जो स्तर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक से बना हुआ होता है। आहार नली और मुंह का जो स्तर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लैट या प्लेट लाइक होता है यानी कि चपटा या प्लेट की तरह होगा। हेक्सागोनल सेल्स यानी कि षटकोणीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। और कैसा लगेगा, कैसा आउट ग्रोथ होगा इसका, जैसे फर्श पर टाइल्स लगी हुई होती हैं उस तरह से इसका आउटर प्रोजेक्शन होगा। यानी कि जो आउटर इसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो क्या होगा, टाइल्स की तरह होगा। फिर इसकी एक और बात है, इसकी बात यह है कि जो सिंपल स्क्वामस टिश्यू होते हैं, तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू जो होते हैं वो इतने हल्के और इतने चपटे होते हैं कि जिसके कारण जो इनका स्तर होता है वो क्या होता है, काफी कोमल होता है। यानी कि बहुत ही सिंपल सा होगा, बहुत ही लाइट होगा। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे फर्स्ट पर टाइल्स आप लगातार देखें लाइन से लगी रहती है। और ये न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा।
ये जो हमारी लेयर है ये क्या है, एपिथेलियम लेयर है, और ये जो हमारा बन रहा है ये टिश्यू ये क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कैसा होगा, फ्लैट होगा, प्लेट लाइक होगा यानी कि चपटा होगा, तस्तरी नुमा होगा, षटकोणीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा, मुंह और आहार नाल का जो स्तर होगा वो किसका बना हुआ होगा, सरल सल्की एपिथेलियम उत्तक का बना हुआ होगा। और ये कैसे प्रतीत होता है, ये बिल्कुल फर्श पर जो टाइल्स लगी हुई होती हैं वैसा प्रतीत होता है। चपटा और प्लेट लाइक होने के कारण जो इसका स्तर होगा, जो इसकी लेयर होगी वो क्या होगी, काफी कोमल होगी, और ये इसका फिगर है। फिर अब हम सेकंड बात करते हैं किसकी, जो सेकंड हमारा है वो क्या है, स्तरित सल्की एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्तरित यानी कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो एपिथेलियम होगा वो क्या होगा, कई परतों से मिलकर बना हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसा होगा स्तरित सल्की एपिथेलियम टिश्यू। तो आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की, यानी कि स्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक की। तो स्तरित सल्की एपिथेलियम, जैसे कि आप देख रहे हैं नाम में हिंदी में लिखा है स्तरित, अगर रित हटा दें तो हम पढ़ेंगे स्तर, यानी कि स्तर कई सारी लेयर। तो ये जो एपिथेलियम उत्तक होगा वो क्या होगा, कई सारे स्तरों से मिलकर बना हुआ होगा। यही लिखा हुआ है कि ये एपिथेलियम उत्तक जो होगा, दिस एपिथेलियम टिश्यू इज मेड बाय मेनी लेयर, यानी कि बहुत सारी जो स्तर होंगे उनसे मिलकर हमारा बना हुआ होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम उत्तक। फिर ये कहाँ पाया जाएगा, फाउंड इन स्किन, त्वचा में ये पाया जाएगा, जो हमारी नॉर्मल स्किन त्वचा है उसमें ये पाया जाएगा। आउटर लेयर जो होगी वो डेड सेल्स की बनी होगी, यानी कि जैसे जैसे लेयर बनती जा रही होगी तो जो सबसे आउटर लेयर, यानी कि मान लीजिए एक लेयर ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, तो ये जो सबसे ऊपर ये वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, डेड सेल्स की बनी होगी, यानी कि मृत कोशिकाओं की बनी हुई होंगी। और स्तर बनाने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा है, स्तरित सल्की एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। जो कई सारी लेयर होने के कारण क्या बना है इनका नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। और ये कहाँ पाई जाएंगी, त्वचा में पाई जाएंगी। और इनका मेन काम क्या होता है, इनका जो मेन वर्क होता है वो त्वचा को फटने और कटने से बचाती हैं, यानी कि जो भी हमारी स्किन है उनको फटने से और कटने से कौन बचाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेयर बचाएगा। अब आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, जो अभी हमने पढ़ा है एपिथेलियम, सरल सल्की एपिथेलियम, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये, चौथी लेयर। आप चाहो तो और सारी भी लेयर्स बना सकते हो, बट आई होप इतनी सफिशियंट है। दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज द लेयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारी आपकी लेयर हैं। और ये लेयर क्या बनाएंगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। कई सारी लेयर होने के कारण इनका नाम ही स्तरित सल्की एपिथेलियम पड़ा है। ये त्वचा में पाई जाती है। आउटर लेयर जो होगी वो उनकी डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होंगी। शरीर को कटने फटने से बचाने के लिए इनका काम होता है, मतलब ये काम करती है, ये सहायता करती हैं। प्लस कई सारे स्तर होने के कारण इनको स्तरित सल्की एपिथेलियम कहा गया है। तो ये हमारा सेकेंड एपिथेलियम उत्तक भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड अपना एपिथेलियम उत्तक देखते हैं। और थर्ड हमारा एपिथेलियम उत्तक क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब हम देखते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। और माइक्रोविलाई, व्हाट इज डू मीन बाय माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई की जो शुद्ध हिंदी होती है वो होती है प्रवर्ध। क्या होती है, प्रवर्ध। और प्रवर्ध जो होता है जैसे कि उंगली के समान संरचना, जैसे कि हमारे फिंगर है, फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन होगा, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होगी किसकी, स्तंभाकार की। और स्तंभाकार से आप मतलब समझ रहे होंगे स्तंभ से। स्तंभ का मतलब होता है
स्तंभ का मतलब होता है खंबे से, यानी कि खंबा जिस तरह से होता है उस तरह से जो एपिथेलियम जो हमारे ऊतक होंगे वो कैसे होंगे, स्तंभाकार एपिथेलियम होंगे, जिनको हम कॉलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं। और ये कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे और माइक्रोविलाई होंगे, यानी कि प्रवर्ध के तरह होंगे। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो आंत होती है हमारी उसका अवशोषण में, उसके अवशोषण में यानी एब्जॉर्ब करने में, इंटेस्टाइन जो होगी उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, हमारे स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू जो है वो हेल्प करते हैं। और ये आंत की जो भीतरी स्तर होती है, यानी आंत की जो इंटरनल लेयर होगी उसमें ही पाए जाते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम लंबे होंगे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, उंगली के समान होगा, जिनको प्रवर्ध या माइक्रोविलाई कहते हैं। फिर दूसरी बात हमने बताई कि ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे आंत का जो होगा अवशोषण करने में। आंत का अवशोषण, आंत में जो भी भोजन जाएगा उसके अवशोषण में ये सहायता करेंगे। फिर ये काम कहाँ पाए जाते हैं, ये आंत की जो भीतरी स्थल होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो आइए अब हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो इसका फिगर जैसे हमने बताया कि ये लॉन्ग होंगे, तो ये कुछ इस तरह से होंगे। न्यूक्लियस इज आल्सो फाउंड। ये हमारा क्या है, कॉलुमनर एपिथेलियम यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू। फिर अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की, जिसका नाम है पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। तो अब हम बात करते हैं पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू यानी कि सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की। तो जैसे कि नाम से क्लियर है सीलिएटेड, तो क्या होगा इन कोशिकाओं पे, ये होंगी कैसी, ये स्तंभाकारी होंगी, जैसे कि अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा हुआ है, लंबी होंगी और स्तंभ यानी कि खंबे नुमा होंगी, तो वैसे ही होंगी। लेकिन इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें जो स्तंभाकार एपिथेलियम बनी हुई होंगी टिश्यू, उनपे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जिनको क्या बोला जाएगा, सीलिया बोला जाएगा। सीलिया और फ्लैजिला में मैंने अंतर बताया था आपको। तो सीलिया जो होते हैं वो हमारे हाथ के जो रोए हैं उनको हम सीलिया बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात वही फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला की अगर हम बात करें, तो वो जो हमारे बाल जो हैं, सर के जो बाल हैं वो काफी लंबे हैं, तो उसको हम फ्लैजिला मान लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे पश्म पाए जाते हैं। सीलिया की जो शुद्ध हिंदी होती है उसको बोलते हैं पश्म। तो इसमें सीलिया पाए जाते हैं और इन स्तंभ एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम लेयर जो होगी उस पर पश्म पाए जाने के कारण इनको पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू कहा जाएगा। तो इनमें सीलिया पाए जाएंगे, और सीलिया पाए जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं नाक से जब आप सांस लेते हैं तो आप देखेंगे ये जो नाक है हमारी, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे हेयर पाए जा रहे हैं। तो श्वास नली में ये पाए जाते हैं, कौन, पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम श्वास नली में पाए जाते हैं। फिर हमारी जो यूरिनरी ट्यूब है यानी कि जो मूत्र नलिकाएं हैं वहां पर भी पाई जाती हैं। और ये काम क्या करती हैं, ये काम ये करती हैं कि जितने भी श्लेष्म हैं, श्लेष्म मतलब जितने भी टफ मटेरियल हैं, जितने भी जो वल्गर मटेरियल हैं, वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए जिन्हें, उनकी गति को रोकती है। उनकी गति को क्या करती है, उनको वो रोकने का काम करती है पश्म। यानी कि जो सीलिया होते हैं वो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। और ये इसमें क्या पाया जाता है, ये होते नॉर्मली स्तंभाकारी हैं, लेकिन इन पर क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा। तो फिर से उसी की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने बनाया कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू का फिगर, और इसमें क्या लगा देंगे हम, ये छोटे छोटे हेयर्स लगा देंगे। तो ये हेयर्स जो हम लगा रहे हैं, ये हेयर हमारे क्या है, सीलिया हैं। तो सीलिया पाए जाने के कारण ये क्या हो जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, ये पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक यानी कि सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। वैक्यूल वगैरह भी दिखा सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा पश्चाभी स्तंभाकार। अब हम अपना फिफ्थ
स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब हम बात करते हैं अपने घनाकार एपिथेलियम उत्तक की, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है जो, तो उसको आप साफ समझ सकते हैं क्यूबॉइडल यानी क्यूब से बना हुआ, और क्यूब को कहा जाता है घनाकार यानी कि घन जो होगा। तो घन जिस तरह से बनता है, तो घन नॉर्मली इस तरह से बनता है, सॉरी, इस तरह से होता है घन, यानी कि वर्ग का बनता है घन और आयत का बनता है घना। तो जो घना घन होगा तो वो क्यूबॉइडल होगा। तो इसकी जो लेयर, जो सेल्स होंगी, यानी कि क्यूबॉइडल टिश्यू है, तो किस तरह की टिश्यू, किस तरह की सेल से मिलकर बना हुआ होगा, क्यूब सेल से बना हुआ होगा। मतलब कि जो भी कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, घनाकार कोशिकाएं होंगी, और उनकी एक परत होगी, एक परत, दो परत, जितनी भी परतें होंगी वो किसी होंगी, क्यूब सेल्स की होंगी, घन सेल्स की होंगी, घन कोशिकाओं की होंगी। और कहाँ पाई जाएंगी, किडनी की नलिकाओं में, यानी कि किडनी ट्यूब्स में पाई जाएंगी, गोनैड के जर्मिनल लेयर में पाई जाएगी। गोनैड यानी कि जो जनक होते हैं, उनकी जर्मिनल स्तर जो होगी वो किसकी बनी हुई होगी, घनाकार एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होगी। तो आइए अब हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो इसका जो फिगर है वो इस तरह से है। वही सेम मटेरियल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो कि इसकी तरह बना होगा, जो क्यूब सेल से बना होगा। मतलब कि घनाकार कोशिकाओं की एक स्तर होगी, और कहाँ कहाँ पाई जाएगी, विक्क नलिकाओं यानी कि किडनी सेल्स में, किडनी ट्यूब्स में पाई जाएंगी, लार ग्रंथियों में भी पाई जाएंगी, और कहाँ पाई जाएंगी, गोनैड जर्मिनल लेयर यानी कि जनदों की जो जर्मिनल लेयर होगी, स्तर होगी, उसमें भी पाई जाएगी। अब हम लास्ट एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, जो हमारा कौन सा है, ग्रैंडुलर एपिथेलियम उत्तक यानी कि ग्रंथिल एपिथेलियम। तो आइए देखते हैं क्या है ग्रंथिल एपिथेलियम। तो अब हम बात करते हैं अपने ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक की, यानी कि ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की। और ये किसकी बनी हुई होंगी, ये जो बनी हुई होंगी वो हमारी किसकी बनी होंगी, ग्रंथि सेल यानी कि ग्रैंडुलर सेल की बनी हुई होंगी। ग्रंथि सेल वो सेल होती हैं जो हमारे शरीर में पदार्थों का स्राव करती हैं, यानी कि स्राव का मतलब होता है सिक्रीशन करना। तो जितने भी पदार्थ हैं वो उनका जो श्रावण का काम है, उनका जो सिक्रीशन का काम है, वो कौन करती है, हमारी ग्रैंडुलर सेल यानी कि ग्रंथि कोशिकाएं करती हैं। और ग्रंथि, कई सारी ग्रंथि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, हमारी ग्रैंडुलर टिश्यू बनाएंगी, और ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बनाएंगी। और ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो होंगे वो क्या करेंगे, वो जो हमारे शरीर में जो मेन वर्क है ग्रंथि सेल्स का, वही वर्क करेंगे ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि जो पदार्थ है उनका जो स्राव है, श्रावण का जो काम है, उनका जो सिक्रीशन का जो वर्क है वो कौन करेगा, हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम टिश्यू करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एपिथेलियम उत्तक होते हैं, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं, इनके जो कुछ भाग होते हैं वो अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जैसे कि इस तरह से इनका फिगर है, जैसे हम बता रहे थे एपिथेलियम जो टिश्यू होंगे वो कभी कभी क्या करते हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जब अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं तो जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत सारी हो जाती है, वो भी मुड़ जाएंगी। मान लीजिए जो ये है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, ये एक ग्रंथि है, ये अंदर की तरफ और मुड़ती चली जाएगी, तो 1 से 2, 2 से 3, यानी कि बहुत सारी ग्रंथियां बन जाएंगी, बहुकोशिक ग्रंथि बन जाएगी, जो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर
ग्रैंडुलर सेल्स कहेंगे। मल्टी सेलुलर जो ग्रैंडुलर सेल होंगी वो हो जाएंगी, और वो कैसे बन जाएंगी, वो बन जाएंगी हमारी एपिथेलियम उत्तक के जो कुछ भाग होंगे वो अंदर से जब मुड़ जाएंगे तब वो बनेंगी। तो आइए हम फिगर इसका देख लेते हैं। ये पूरा ऐसे कलर होगा। ये जो हमारी है ये क्या है, हमारी ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक है, यानी कि ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये ग्रंथि सेल से मिलकर बना हुआ है। और ग्रंथि सेल का मेन वर्क होता है जितने भी मटेरियल हैं उनको, उनका सिक्रीशन का वर्क जो होता है वो किसका होता है, ग्रंथि कोशिकाओं का होता है। और ये ग्रंथि कोशिकाएं जो होंगी वो हम बता रहे थे कि उनका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये ग्रंथि कोशिकाएं हैं तो इनका कुछ भाग ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो जब ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है ये भाग, तो क्या कहलाता है, बहुकोशीय ग्रंथि कोशिकाएं, बहुकोशिकीय ग्रंथि उत्तक, यानी कि बहुत सी कोशिकाएं मिलकर इस तरह का काम करती हैं। एपिथेलियम लेयर की जो ग्रंथि कोशिकाएं वो जब मुड़ जाएंगी तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ग्रंथियां जो बना रही हैं वो क्या बोले जाएंगी, बहुकोशिकीय ग्रंथि एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि एपिथेलियम उत्तक। तो इस तरह से हमने एपिथेलियम टिश्यू जो कि हमारा जंतु उत्तक का सबसे पहला उत्तक था उसको हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने कितने प्रकार पढ़े, 6 प्रकार पढ़े। एपिथेलियम उत्तक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला प्रकार हमारा था वो क्या था, सरल सल की एपिथेलियम यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड हमारा था स्तरित सल की एपिथेलियम यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। थर्ड था हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम। फोर्थ था हमारा पश्चमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कि सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। फोर्थ हमारा जो था वो था हमारा घनाकार, सॉरी फिफ्थ जो हमारा था वो था घनाकार एपिथेलियम टिश्यू यानी कि ओवॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिक्स था हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कॉलुमनर एपिथेलियम हो गया, सीलिएटेड कॉलुमनर हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया एंड लास्ट ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू हो गया। तो ये 6 जो टिश्यू हैं, ये जो 6 टिश्यू हैं, ये क्या मिलकर बना रहे हैं कि किसके पार्ट हैं, एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट हैं, जिसका मेन वर्क क्या है, शरीर को रक्षा प्रदान करना, जिसके कारण इसे रक्षात्मक आवरण भी कहते हैं, शरीर को ढकने का काम करना। त्वचा का बाहरी आवरण है और कुछ जो अंग है उनका भीतरी स्तर भी है, जैसे कि मैंने बताया फेफड़े, मुख की जो नलिकाएं हैं, आहार नाल है, इनका भीतरी स्तर भी है एपिथेलियम टिश्यू। और इसका मेन वर्क क्या है, ये जो एपिथेलियम टिश्यू है यानी कि ये लेयर बनाता है, ये स्तर बनाता है जो पदार्थों का आवागमन करने के लिए होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, और जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उनको अंदर मतलब लाने के लिए, अवशोषित करने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एपिथेलियम टिश्यू। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी किसकी, संयोजी उत्तक की, जिसको हमने क्या बोला है, जिसका क्या होता है नाम, कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने एनिमल टिश्यू के सेकंड टाइप की, जिसको हमने क्या कहा है, संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कहा है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर है, कनेक्टिव, कनेक्शन, यानी कि किसी भी जो उत्तक होगा, जो शरीर का किसी भी उत्तक का जो काम बांधने का होगा, जोड़ने का जो काम होगा, वो कौन करेंगे, हमारे संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होंगे वो शरीर के जितने भी उत्तक हैं उनको बांधने, जोड़ने और दृढ़ता यानी कि स्ट्रॉन्ग, मजबूती प्रदान करने का जो काम करेंगे वो हमारे कौन करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ साथ शरीर को जब दृढ़ता प्रदान करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे, तो शरीर को सहारा देने का भी काम कौन करेगा और सुरक्षा देने का काम भी कौन करेगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू करेगा, यानी कि संयोजी उत्तक करेगा। तो शरीर को जोड़ने, शरीर के जो उत्तक है उनको जोड़ने का, बांधने का,
सुरक्षा देने का, दृढ़ता देने का और सहारा देने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक करेंगे। और संयोजी ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम ये देखते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है वो हमारे नॉर्मल 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप हमारे एपिथेलियम टिश्यू भी थे। तो संयोजी ऊतक में जो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमें? रुधिर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड। फिर सेकंड हमें पढ़ना है स्नायु एवं कंडरा। फिर थर्ड हमें पढ़ना है रुधिर है, स्नायु तथा कंडरा, एपिथेलियम एलियोरल कनेक्टिव टिश्यू। फिर है हमारा वसामय कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा 5 है उपास्थि। और हमारा 6 लास्ट है, रुधिर हो गया, उपास्थि हो गया, स्नायु कंडरा हो गया, एल्यूरोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, वसामय हो गया, उपास्थि हो गया, और लास्ट हमारा जो बच गया अस्थि। किसी किसी बुक में अस्थि उपास्थि एक साथ है। तो ये हमारे 6 टाइप पढ़ने हैं किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। तो आइए हम सबको बारी बारी से देखते हैं कि क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने जान लिया कि क्या करेंगे? शरीर को रक्षा जोड़ने का काम करेंगे, बांधने का काम करेंगे, दृढ़ता प्रदान करेंगे, सहारा देंगे और सुरक्षा का काम करेंगे। फिर हमने ये जाना कि कितने तरह के होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे 6 टाइप्स के होते हैं: रुधिर, स्नायु एवं कंडरा, एल्यूरोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एल्यूरोलर संयोजी ऊतक, फिर हमारा है वसामय संयोजी ऊतक, फिर हमारा 5वां है उपास्थि और 6 है हमारा अस्थि। नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है बट क्या कहते हैं, यही 6 मेन रहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहला अपना देखते हैं ब्लड यानी कि रुधिर या रक्त। तो रुधिर या रक्त क्या होता है? सब जानते हैं कि रुधिर जो होती है वो लाल रंग का एक तरल होता है, लाल रंग का एक द्रव होता है। तो लाल रंग का एक द्रव तो होता ही है रुधिर, लेकिन ये बना किन किन चीजों से होता है, इनके मुख्य घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है रुधिर। तो अब हम बात करते हैं रक्त या रुधिर की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। तो ब्लड में हम लोग सभी जानते हैं ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है, लिक्विड होता है, दिस इज नॉर्मली ब्लड। लेकिन जो ब्लड होता है वो बना किस किस चीजों से होता है? तो जो हमारा ब्लड होता है वो मेनली 2 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड सेल। यानी प्लाज्मा की हिंदी तो प्लाज्मा ही होती है, लेकिन जो ब्लड सेल्स है उसकी हिंदी होती है रुधिर कणिकाएं, जिसमें आपने पढ़ा होगा 8th-7th क्लास में श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, WBC RBC प्लेटलेट्स। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सेल्स में। प्लाज्मा जो क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक येलो रंग का लिक्विड होता है। अभी बहुत रिसेंटली केस है जिसको आप लोग वेल नोन सुन रहे हैं, कोरोना। तो कोविड-19 जो है, इसमें जो सर्जन है या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यू थेरेपी निकाल रखी है, प्लाज्मा थेरेपी। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें क्या करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में जो ये हमारा जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है वो जो हेल्दी जो इंसान है उसका प्लाज्मा इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है। तो जो प्लाज्मा है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर हम कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी जो हमारे साइंटिस्ट ने लॉन्च की है या बनाई है, तो उसमें यही है कि प्लाज्मा जो है वो हमें कोविड-19 से बचाने के लिए हेल्पफुल करता है। तो आइए अब समझते हैं होता क्या है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है येलो कलर का होता है यानी कि पीले रंग का होगा। 90% H2O, दैट मीन 90% प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। तो 90% जल वाला पीले रंग का द्रव होता है प्लाज्मा। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, हार्मोन्स पाए जाते हैं, डाइजेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड भी पाया जाता है यानी कि पचा हुआ और
अपचित भोजन, पचित और अपचित दोनों प्रकार का भोजन पाया जाता है इंस्टेड ऑफ, यानी कि इसके सिवाय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है किसमें, प्लाज्मा में। तो ये हुई बात प्लाज्मा होता कैसा है, ये क्या है कैसा है। तो येलो कलर का 90% वाटर, यानी येलो कलर का पीले रंग का 90% जल रखने वाला एक तरल होता है, एक द्रव होता है, जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, हार्मोन, पचित और अपचित भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। अब इसका वर्क क्या होता है, तो जो प्लाज्मा होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, दिस इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो होता है उसको कहते हैं फाइब्रो प्रोटीन, फाइब्रोजीन जिसको बोलते हैं, फाइब्रो प्रोटीन भी बोला जाता है, फाइब्रिनोजेन भी बोला जाता है। और फाइब्रिनोजेन ही एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो रुधिर को जमने के काम में लगता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग अगर करवानी है, ब्लड को रोकना है, तो फाइब्रिनोजीन नामक जो प्रोटीन है वही काम करेगा। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा प्लाज्मा में। तो इसको आप चाहो तो अच्छे से याद रख सकते हो, फाइब्रिनोजीन जो प्रोटीन होगा ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करेगा रुधिर को जमने के लिए। और ये पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो फाइब्रिनोजीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, ब्लड में, सॉरी प्लाज्मा में, जो किसमें काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रुधिर को जमाने के काम में आता है। और कुछ इसमें ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी का काम करते हैं, और यही एंटीबॉडी यानी कि प्रतिजन जो होती है ये हमारी रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाती है। और यही एंटीबॉडी के कारण ही कोविड-19 पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी की रिकमेंड किया गया, प्लाज्मा थेरेपी रिकमेंड किया गया है। तो आइए फिर से देख लेते हैं व्हाट इज द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का 90% H2O में पाया जाता है, यानी कि 90% जल होता है, येलो कलर का तरल होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड यानी कि पचित और अपचित दोनों प्रकार का भोजन पाया जाता है। और ये भोजन जो है ये दोनों प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। फिर इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, फाइब्रिनोजीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, यानी कि रुधिर को जमाने के लिए किसका काम होता है, वो काम होता है प्लाज्मा का। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, यानी कि सेकंड घटक जो है वो क्या है, ब्लड सेल, यानी कि रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाओं में हमने क्या क्या पढ़ना है, रुधिर कणिकाओं में हमने पढ़ना है नंबर 1 WBC, नंबर 2 RBC और नंबर 3 सेल प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं WBC। व्हाट इज द WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जितनी भी डेड सेल्स होती हैं और जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको क्या करती है, उनको नष्ट करने का काम करती है। और शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि शरीर में जितनी भी प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होंगी वो क्या करेंगी, जितने भी हमारी घाव चोट है उनको सबको भरने का काम करेगी WBC। और किसकी बनी हुई होती है, डेड सेल्स की बनी हुई होती है, डेड सेल्स के लिए होती है। और हानिकारक जीवाणुओं को, सॉरी डेड सेल्स से बनी नहीं होती है, डेड सेल्स और हानिकारक जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट कर देती है। कौन, WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम क्या करेंगी, हमारी WBC करेंगी। फिर आज बात आती है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं की। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होंगी वो लाल किस तरह से होती हैं, तो ये कैसी होती हैं, पहली बात तो ये एक चपटी फ्लैट होती हैं, अंडाकार होती हैं और डिस्क लाइक यानी कि प्लेट नुमा आप कह सकते हैं, डिस्क लाइक तस्तरी नुमा होती हैं, चपटी अंडाकार और डिस्क नुमा होती हैं। RBC में एक मतलब रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन की बनी होती है, और वो प्रोटीन क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन होता है।
जिसके कारण हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रुधिर का रंग या हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही पाए जाने के कारण जो WBC जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारी कैसी होती हैं, लाल होती हैं, रेड होती हैं। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वाहक यानी कि को ले जाने का काम जो होगा वो किसका होगा, हमारा RBC सेल्स का होगा। और RBC सेल्स में जो प्रोटीन पाया जा रहा है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वो काम क्या करेगा, ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे जो रुधिर का रंग है वो कैसा होता है, वो लाल होता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट यानी कि सेल प्लेट्स की, यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स की। और रुधिर पट्टिकाणु या रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो किस लिए होती हैं, रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो शरीर में थक्का जमाने का, यानी कि शरीर में जो रुधिर होगा यानी कि जो ब्लड होगा उसका थक्का जमाने की, उसको क्लॉट करने का जो काम होगा वो किसका होगा, सेल प्लेट्स का होगा। और सेल प्लेट्स किसकी बनी हुई होती हैं, सेल प्लेट्स जो होती हैं वो अलग अलग कणिकाओं की मिलकर बनी हुई होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये भी हमारे शरीर में जब थक्का जमा लेंगी रुधिर का, तो क्या होगा, उससे रुधिर का जो थक्का जमेगा तो उससे ये होगा कि जो हमारे घाव हैं और जो जितनी भी घाव हैं, जितने भी संक्रमण हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे पूरी तरह से बचाने के लिए किसका काम होगा, सेल प्लेट्स का काम होगा। और वो सेल प्लेट्स जो रुधिर पट्टिकाणु जो होंगे वो क्या होंगी, ब्लड सेल्स होंगी। तो हमने ब्लड में क्या क्या पढ़ा, हमने ब्लड में पढ़ा एक प्लाज्मा और दूसरा पढ़ा ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा में पढ़ा हमने येलो कलर का होता है, 90% H2O पाया जाता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, हार्मोन, डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसी गैसें भी पाई जाती हैं। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको फाइब्रिनोजीन कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में काम आती हैं। फिर ब्लड सेल्स में पढ़ा हमने WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC दैट मीन वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, RBC यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स, सेल प्लेट्स यानी कि रुधिर पट्टिकाणु। तो व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स में हमने पढ़ा कि ये मृत कोशिकाओं और जितनी भी मृत सेल्स होती हैं और हानिकारक जीवाणु हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए WBC जिम्मेदार होती हैं। RBC जो होती है वो रुधिर के लिए होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन इनमें पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन का मेन वर्क क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होती है, यानी कि को ले जाने का काम करती हैं। सेल प्लेट्स जो है वो रुधिर का थक्का जमाने के काम आती हैं। और सेल प्लेट्स में भी क्या देखा हमने कि जो जितने भी घाव हैं और संक्रमण हैं उनमें अगर उनमें अगर जो ब्लड है वो अगर लगातार फ्लो हो रहा है तो उसको बचाने, उसको थक्का जमाने का काम कौन करेगा, सेल प्लेट्स करेंगी। तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं ब्लड। अब हम सेकंड पढ़ते हैं जो है स्नायु, जो है अस्थि, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।